हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटेड एग्जाम 2024 जो आपका एग्जाम यहाँ पे 21 जनवरी को होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे सीटेड की ईवीएस की एनसीईआरटी यहाँ पे शाम 7 बजे डेली क्लासेस होती है जो कि यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे वन लाइनर में चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए सारी जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको कराए जाए जो भी आपको यहाँ पे थियरी कराई जाएंगी वो सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आप फटाफट पहले एक पेन ले लीजिए, नोट्स जैसे कि मैं डेली बोलती हूँ तो वो आप फटाक से अपना एक पेन और एक नोट्स लेके बैठ जाइए। ठीक है, तो क्योंकि चीज़ें जो मैं आपको बताती जाऊंगी आप उसे नोट करते जाइए। ठीक है, अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल बिरूनी। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए कि हमारे देश में कौन कौन क्या क्या मतलब आए हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं और इनका क्या योगदान देखे गए हैं, जो कि आपकी ईवीएस की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी एनसीईआरटी में लिखा है बस वही चीज़ें आपको कराई जाएंगी, बाकी तो बहुत सारे ऐसे भारत में आए और भारत से गए। ठीक है, इसके बाद देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे अल बिरूनी के बारे में क्या लिखा हुआ है कि 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम क्या था, उज़्बेकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप पहले यहाँ पे इनका एक हेडिंग डालिए और ये कहाँ से आए थे, तो ये उज़्बेकिस्तान से आए थे। पहला पॉइंट आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट हमारे क्या है देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट ये है अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वो जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। उन्होंने क्या चीज़ें लिखी कि अपने भारत देश में आया और उनके उज़्बेकिस्तान में जो चीज़ें नहीं थी, इसके बाद जो भारत में उन्होंने देखा वही सारी चीज़ें वो अपने नोट करते गए, मतलब बहुत बारीकी से चीज़ों को उन्होंने देखा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ये चीज़ें आपको कहानी जैसा लग रहा होगा लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछता है कि अल बिरूनी कहाँ से आया, तो ये उज़्बेकिस्तान से आया है। इसके बाद उन्होंने और चीज़ें पूछता है, जैसे देखिए यहाँ पे अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग जो तालाब बनाने में तो माहिर है, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। उन्होंने क्या कहा कि जो भी चीज़ें उज़्बेकिस्तान में नहीं था, जो उन्होंने भारत में आके देखा वो चीज़ें बारीकी से बारीकी चीज़ें नोट किया उन्होंने। और उन्होंने ये कहा कि जो चीज़ें यहाँ पे जो तालाब बनाने, मतलब भारत देश में तालाब बनाने में बहुत ही यहाँ के जो कारीगर हैं माहिर है, अगर हमारे यहाँ के जो लोग देखेंगे तो वो हैरान हो जाएंगे कि कैसे ये लोग बना लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ यहाँ पे चबूतरे बनाए जाते हैं। इसके बाद इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों को उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले यहाँ पे देखिए आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो उन्होंने क्या कहा, जो अल बिरूनी ने आए थे वो कहाँ से आए थे, तो वो उज़्बेकिस्तान से आए थे। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो चीज़ें हमारे देश में नहीं है वो चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलता है। उन्होंने सबसे ज़्यादा नोट किया तालाब के बारे में। ये तालाब का बारे में ये कहा कि ये लोहे के पत्थरों को काट कर लोहे के कुंडों से ये सब जोड़ कर इससे ये बनाते हैं, अगर ये चीज़ें हमारे यहाँ के लोग देखेंगे तो वो हैरान हो जाएंगे। इस तरीके से अल बिरूनी ने यहाँ पे भारत देश के लिए कहा। ठीक है,
तो यहाँ पे ये पॉइंट है अल्बेरोनी के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए दूसरा हमारा टॉपिक है बछेंद्री पाल, क्योंकि एनसीईआरटी में ईवीएस में जो ईवीएस का 15 नंबर में, आपको भी पता है कि 15 नंबर में ईवीएस की एनसीईआरटी है आती है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें फैक्ट क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा। फिर 15 नंबर में आपका यहाँ पे पैडागोजी आता है, ठीक है, 15 नंबर में आपका पैडागोजी देखने को मिलता है, जो कि हम लास्ट दिसंबर में आपको करेंगे। इसके बाद सिर्फ आपको 1 जनवरी से 21 जनवरी से प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। यहाँ पे आप इसे नोट करिए, हेडिंग डालिए कि बछेंद्री पाल, ठीक है। अब जो चीज़ें हम आपको करा रहे हैं वो चीज़ें नोट करिएगा। ये सारी चीज़ें आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस वही पॉइंट आप नोट करिएगा जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। उन्होंने क्या कहा यहाँ पे बछेंद्री पाल के लिए, कहा ये कि भारत की पहली और विश्व की 5वीं, मतलब विश्व में और भी सारे जो माउंट एवरेस्ट में महिला थी चढ़ चुकी है, लेकिन इनका स्थान जो बछेंद्री पाल का है विश्व में वो 5वां स्थान है, ठीक है। 5वां स्थान विश्व में है, लेकिन भारत में सबसे प्रथम, मतलब पहली जो लड़की थी यानी पहली महिला थी वो बछेंद्री पाल, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की, ठीक है। तो आप अब क्या नोट करेंगे कि इन यहाँ पे बछेंद्री पाल एक हेडिंग डालिएगा और उसमें लिखिएगा यहाँ पे कि बछेंद्री पाल जो है वो विश्व की 5वीं और हमारे भारत की पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए बात और की जा रही है नेक्स्ट पॉइंट की। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी, तब ये कुल 12 वर्ष की थी, ठीक है। उनके बारे में चीज़ें बताई हैं, आप इसे नोट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आप मत नोट करिएगा, ठीक है, बस आप जानते रहिए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा कि कहाँ पे, उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में ये बड़ी हुई। इसके बाद देखिए यहाँ पे सॉरी, इन्होंने कहा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पे देखिए माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। तो ये कहाँ से अपनी ट्रेनिंग ली, जो कि आपका यहाँ पे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पे माउंटेन जो माउंटेन मतलब सॉरी माउंटेन माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनके गाइडर कौन थे, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। तो कौन था, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था। तो इन यहाँ पे 2 चीज़ें आपको नोट करना है कि ये कहाँ से ट्रेनिंग कहाँ से ली थी, तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इनके गाइडर थे वो ब्रिगेडियर, यहाँ पे इनके ज्ञान सिंह गाइडियर थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसे नोट कर लीजिएगा, 2 पॉइंट। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट, 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। यहाँ पे देखिए अभी जाने के लिए टीम बनी थी 1984 में। फिर इसके बाद 23 मई को दोपहर 1:07 पे, मतलब यहाँ पे 1 PM पर अपना पहला कदम 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ और भी मेंबर भी गई थी, ठीक है, मतलब ये अकेली नहीं गई थी। 1984 में इनका टीम बना। फिर इसके बाद 23 मई को दोपहर के 1:07 में अपना पहला कदम माउंट एवरेस्ट की चोटी पे रखा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ की जो जगह क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, मतलब जो चीज़ें चोटी जैसी थी कि यहाँ पे एक साथ वो नहीं चल सकते थे, क्योंकि चोटी ऐसा इस तरीके से गली जैसा होगा, तो यहाँ पे लाइन वाइज तरीके से जा रहे थे। तो उन्होंने यही कहा कि एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ की जगह नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसे नोट करिए, समझिएगा कि यहाँ पे ये चीज़ें आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए समझाया गया है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप इसे समझ लीजिए, ठीक है, नोट करने की ज़रूरत नहीं है। कि तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा
तो यहाँ पे किसने रखा, बछेंद्री पाल ने। उसके बाद अपना सिर झुकाया और झंडा फहराया और तस्वीरें ली। इस तरीके से देखिए, आपको दिखाते हैं, देखिए इस तरीके से ये रहा। इस तरीके से इन्होंने अपना पहला कदम रखा और झंडा फहराया, सर झुका के झंडा फहराया और इन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माउंट एवरेस्ट के को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए माउंट एवरेस्ट को ये सब इसका जो मतलब कहाँ पे है, तो नेपाल मतलब तिब्बत में है। आपको माउंट इसकी ऊंचाई क्या है, 8,848 है। और इसको दूसरे और नाम से क्या बोलते हैं, तो इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आती है बात यहाँ पे देखिए कर्दम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्दम मल्लेश्वरी देखिए वेट लिफ्टर है, जो कि आपको भी पता है, और ये हमेशा जीके जीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके ईवीएस के एनसीईआरटी में 6 to लेके जो 8 में है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जा रही हैं, जो कि ईवीएस में आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कर्दम मल्लेश्वरी के बारे में। तो इसे आप फिटाक से यहाँ पर नोट करिए, उनको हिडन डालिए यहाँ पे कर्दम मल्लेश्वरी। अब इसके बाद पहला पॉइंट क्या है, ये एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली। ठीक है, ये क्या है, वेट लिफ्टर, मतलब ये वेट लिफ्टर के यहाँ इस मतलब इस फील्ड में ये काम करती है, इसी के नाम से ये जानी जाती है। कौन, कर्दम मल्लेश्वरी। और कहाँ की रहने वाली है, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये 130 किलोग्राम तक भार उठा लेती हैं। दूसरा हमारा पॉइंट, भारत के यहाँ पे भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते। मतलब अपने भारत में तो ये जीते ही जीते, लेकिन भारत के बाहर इन्होंने मतलब अदर कंट्री में ये भी 29 मेडल जीत कर लेके आई। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे देखिए चमकता सितारा, यहाँ पे देखिए चमकता सितारा, ये कौन है, ये सूर्यमणि है। ठीक है, इनका अब इनके बारे में पढ़ते हैं, आखिर ये है क्या और इनको क्यों पढ़ा जा रहा है बार बार। पहला पॉइंट क्या है, सूर्यमणि, यहाँ पे देखिए सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि सूर्यमणि के बारे में कहा, उनको चमकता हुआ सितारा कहा। अब क्यों कहा गया इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूले ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। मतलब जैसे कि अगर हम विदेशों में चले जाते हैं तो वहाँ पे उस तरीके से पहनाव रखना चाहिए। अगर हम अपने भारत में हैं तो हम अपने भारत में तरीके से अपने पहनाव को रखें। जैसे कि केरला में होता है तो केरल में जो भी फेस्टिवल मनाया जाता है तो केरल के हिसाब से हम कपड़े पहने। पंजाबी हैं तो पंजाबी में जो भी चीज़ें यहाँ पे लोरी ओरी होती है वो उसमें भी हम उस तरीके से कपड़े पहने। इसके बाद आपको गुजरात में देखेंगे तो गुजरात के फेस्टिवल में जो गरबा होता है उसे हम गरबा ड्रेस में पहने। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे पोंगल डांस किस तरीके से होता है। फिर कथकली और इसके बाद कथक, ये यूपी में आपको देखने को मिलेगा। कथकली आपको देखने को मिलेगा केरला राज्य में। भरतनाट्यम आपको देखने को मिलेगा, भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु। मोहिनी अट्टम आपको देखने को मिलेगा केरल राज्य में। कुचिपुड़ी आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। इसके बाद पोंगल आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। जाट जटिन आपको यहाँ पे झारखंड में देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उसी फेस्टिवल के हिसाब से अपने पहनावे को भी यहाँ पे रखना है। ये बातें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, कौन बताया, सूर्यमणि ने। उन्होंने कहा कि अपने जो त्यौहार होते हैं जैसे कि गुजरात में गरबा होता है तो हम गरबे ड्रेस में ही रहें, ना कि वहाँ पे पंजाबी ड्रेस अपना पहन के गरबा करें। तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और वो चीज़ें उसमें मैच भी नहीं करेगा। इसीलिए पंजाबी हैं तो पंजाबी, गुजराती हैं तो गुजराती। इसके बाद अगर केरला साइड में, तमिल साउथ एरिया में है तो साउथ एरिया के हिसाब से वहाँ पे कपड़े पहने। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अपने फेस्टिवल के महत्व को समझेंगे और अपने कल्चर को भूलेंगे नहीं। तो उन्होंने कौन कहा, सूर्यमणि। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखें।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनके बारे में ये और कहा गया है कि अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुड़ुक भाषा का भी रिश्ता भी उससे जोड़े। अब यहाँ पे देखिए कुड़ुक भाषा कहाँ पे बोली जाती है, तो कुड़ुक भाषा आपको देखने को मिलेगा झारखंड। और इसके बाद यह सब तोरंग, यहाँ पे देखिए तोरंग केंद्र में होता है। तोरंग में कुड़ुक समाज है। तोरंग देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जंगल में भी, जंगल को भी तोरंग नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए तोरंग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है, जहाँ पे गाने बजाने की कई चीजें जैसे बांसुरी, तरह तरह की ढोल भी हैं। तो ये रही यहाँ पे सूर्यमणि के बारे में। इसके बाद अब इन्होंने और चीज क्या कहा है, तो देखिए सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने अपने यहाँ पे देखिए वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल, जो कि मैंने अभी बताया आपको। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए उन्होंने और क्या करा। कुड़ुक भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में उराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसको उराव भाषा भी कहते हैं। तो तोरंग को भी कौन सी भाषा कहते हैं, उराव भाषा भी कहते हैं। और इसके बाद जो तोरंग वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जंगल। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या, सूर्यमणि ने चीजें आपको बताई कि सूर्यमणि ने ये कहा कि अपने कल्चर को हम जो भी फेस्टिवल आए उसको अपने कल्चर के हिसाब से हमको मनाना चाहिए, जिससे हम उस कल्चर को भूले ना। फिर इसके बाद उन्होंने 21 साल की उम्र में ही अपना एक केंद्र खोला, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, तोरांग। और तोरांग का मतलब होता है जंगल। ठीक है, तो इन्होंने ये चीजें कहा है सूर्यमणि ने। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी चीजें बताई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद हम देखिए यहाँ पे सुनीता विलियम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी आपकी ईवीएस के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सुनीता विलियम यहाँ पे क्या है। इनके बारे में भी देखते हैं, चलिए कि इनसे क्या क्वेश्चन पूछता है। सुनीता विलियम 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी। तो यहाँ पे देखिए जो सुनीता विलियम है, वो ऐसा नहीं कहा गया कि भारत में सबसे पहले जाने वाली स्पेस में पहली महिला, ऐसा नहीं लिखा गया है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल भी मत नोट करिएगा। उन्होंने कहा कि सबसे लंबे समय तक कौन रहा है, तो सबसे लंबे समय में स्पेस में रहने वाली पहली महिला सुनीता विलियम है। और इसके बाद इन्होंने कितना, यहाँ पे 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी, और इन्होंने कितना, 6 महीने से ज़्यादा समय अपना बिताया। कहाँ पे, स्पेस में, मतलब अंतरिक्ष में। इसके बाद देखिए अब ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इस लाइन को मिस मत करिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सुनीता विलियम के अनुभव यहाँ पे देखिए स्पेसशिप में है। वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे। उन्होंने क्या कहा है ये चीज़ें, क्योंकि देखिए ये सीटेड भी एकदम डिक्टो वैसे क्वेश्चन पूछता है। और 6 to 8 में जो सेकंड आपका पेपर होता है ना, ये ज़्यादा क्वेश्चन आपको सेकंड पेपर ईवीएस में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको इसमें पढ़ना है, क्योंकि आपके इस बुक में एनसीईआरटी में है, तो इसलिए आपको इसे पढ़ना होगा। हो सकता है आपके फर्स्ट पेपर में देखने को मिल जाए, तो इसे पढ़िएगा। ठीक है, स्किप मत करिएगा, क्योंकि पेपर आपको दोनों देना है, एक तो देना नहीं है, इस एक भी देना है, दोनों भी देना है। ठीक है, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, इसे देखिएगा। पहला पॉइंट आप इसे नोट करिए, वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे, मतलब फ्लोट करते रहते थे। ठीक है, इसके बाद पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। मतलब यहाँ पे देखिए जो पानी रहता था वो भी हवा में उड़ता रहता था। ठीक है, इसके बाद वहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट,
चेहरे या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था। मतलब वहाँ पे देखिए बुलबुले बन के आकाश में उड़ते रहते थे, उस बबल को वो पकड़ते थे और अपना हाथ धोते थे। कागज गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बाल आपके हमेशा खड़े रहते थे। कैसे रहते थे? आपके बाल इस तरीके से खड़े रहते थे, ठीक है। तो आपको कंघी करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, वहाँ टहल नहीं सकते थे। जब भी हमें यहाँ से वहाँ जाना होता था तो हम कैसे जाएंगे? तैर के। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि हम टहल नहीं सकते थे, फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। मतलब हम अगर स्पेस में हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी चीज़ें खुद में काबू नहीं रहेगा, हम हवा में उड़ते रहेंगे। वहाँ पे कोई भी चीज़ रख दे तो वो तैरता रहेगा, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए और चीज़ें क्या कहा उन्होंने। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाली। देखिए ये आपका नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आप इसे नोट करिए। सुनीता विलियम ने अपने अनुभव को शेयर किया कि अंतरिक्ष में रहने के बाद हमें क्या किस तरीके से चीज़ें को करना पड़ता। वहाँ पर हम एक जगह पर बैठ नहीं सकते थे। हमें एक जगह पे दूसरे जगह पे जाने के लिए तैर के जाना पड़ता था। इसके बाद हम अपने हाथ को धोने के लिए बबल होते थे, मतलब जो पानी का रहता, क्योंकि पानी गिराएंगे तो ऐसा गिरेगा नहीं, वो बबल बन के ऐसे हवा में उड़ने लगता था। उस बबल को हम पकड़ते थे और कपड़े को गीला करके अपने हाथ शरीर को पोंछते थे। इसके बाद चेहरा हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना होता था और कंघी करने की आवश्यकता नहीं रहती थी। वो अपना क्या करते, हमारे जो बाल रहते थे वो खड़े रहते थे। इसके बाद वह टहल नहीं सकते थे और इसके एक जगह स्थिर करने के लिए वो खुद को बांधते थे। अब ये रही बात इनके बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए नील आर्मस्ट्रांग के बारे में क्या है। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। वो चांद पर 1969 में गए थे। तो नील आर्मस्ट्रांग कौन है? नील आर्मस्ट्रांग वो व्यक्ति है जो अपने चांद पर प्रथम व्यक्ति थे, जो कि चांद पर 1969 में गए थे। दूसरा क्या है? भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर। देखिए यहाँ पे आपका अर्जेंटीना, इधर आपका भारत, तो ये क्या रहेगा ना, ये दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही पूछ जाता है, ये पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा देश है जो एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। तो आपको यहाँ पे तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ पे देखिए दो ही ऐसे कंट्री है जो भारत और अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पे, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोग के सापेक्ष उल्टे हैं, ठीक है। तो ये आप इसे नोट करिएगा कि अगर ये क्वेश्चन में पूछ लिया तो सिर्फ भारत और अर्जेंटीना जो भी अगर वहाँ ऑप्शन में दिखेगा ये इसी पे टिक लगाइएगा, ठीक है, भारत और अर्जेंटीना पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें, क्योंकि ये पूरा चीज़ें यहाँ पे करा दी जाएंगी ना, तो चीज़ें सब आपके दिमाग से निकल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कराई हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पहले आज हम टॉपिक कराए थे यहाँ पे, सबसे पहले बछेंद्री पाल। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे नहीं सॉरी अल्बेरोनी के बारे में यहाँ पे बात की गई, फिर बछेंद्री पाल के बारे में बात किया गया, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कर्णम मलेशिया